हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन की इस श्रृंखला में ये हमारा 12वां एपिसोड है। तो चलिए हम ये प्रैक्टिस सेट की तैयारी करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों को कवर किया है। पिछले साल के 2019 के जून और दिसंबर के क्वेश्चन पेपर हैं इसमें, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पीवाईक्यू को रीड करने का तरीका क्या होता है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी एक विशेष तरीका होता है, तो वो तरीका आप इसमें मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आप अंत तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो फिर आप इसे लाइक कीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चार उपन्यास दिए गए हैं, इनका प्रकाशन काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। और ये चारों ही उपन्यास आपके नेट पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका प्रकाशन काल आपको याद हो। सही उत्तर है इसका परीक्षा गुरु सबसे पहले, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये क्रांतिकारी कविताएं हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। और मैंने आपको कहा ना कि ये पढ़ने का एक तरीका होता है, जो पीवाईक्यू है उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। तो उसका एक विशेष तरीका ये है कि आप हर प्रश्न से खुद अपने आप से हर प्रश्न से 2-4 नए प्रश्न आप खुद बनाइए। यही पीवाईक्यू को पढ़ने का सबसे मुख्य तरीका है कि आपको हर प्रश्न में कुछ न कुछ 2 प्रश्न तो कम से कम आपको खोजने ही हैं। तभी आपका जो है वो पीवाईक्यू पढ़ने का जो एक मनोरथ है वो जो है वो प्रूव होता है। तभी आपका पीवाईक्यू जो है वो आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके सफल साबित होगी। तो आपको उसी तरह से पढ़ना है, ये नहीं कि बस सारे प्रश्न रट गए, तो इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको हर प्रश्न के अंदर 2-4 प्रश्न, आप जितना प्रश्न उस प्रश्न से नए प्रश्न बना सकते हैं आप बनाइए, और तभी आपके लिए ये पीवाईक्यू पढ़ना बेनिफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्रांतिकारी कविताएं हैं। हो सकता है कि कभी ये हमसे एक कविता दे करके पूछ दे कि ये कैदी और कोकिला का जो ये किस प्रकार की कविता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये क्रांतिकारी कविताएं हैं। तो आपको हर प्रश्न से 2 प्रश्न जरूर बनाने हैं, और जितना ज्यादा बना सके उतना बनाइए। ये पीवाईक्यू पढ़ने का सही तरीका होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वीरों का कैसा हो बसंत। इसके लेखक कौन है? इसके हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की ये है वीरों का कैसा हो बसंत। दूसरा है कैदी और कोकिला, और इसके हैं माखन लाल चतुर्वेदी है इसके लेखक। कैदी और कोकिला के लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी। जवानी, ये किसकी कविता है? क्रांतिकारी कविता किसकी है ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इसके लेखक है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से ये किस नाटक में आया है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो रचना है ये नाटक में एक लिया गया है, और ये नाटक आपके पाठ्यक्रम में भी लगा है, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये बताइए कि ये रचना किस नाटक से लिया गया है, और साथ में ये भी बताइएगा कि उस नाटक में ये किस पात्र के द्वारा ये कविता कही जाती है। तो इस तरह से देखिए आपके एक प्रश्न से कितने नए प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से आप
PYQ पढ़िए। माने कि ये सब पंक्तियां जो हैं, ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये लेखक तो हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। और ये एक नए प्रश्न एक तैयार होता है कि ये हिमाद्री तुंगश्रिंग से ये किस जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, या जिस रचना से लिया गया वो क्या है, उसकी विधा क्या है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, कविता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। बिंब के अनिवार्य तत्व क्या है? बिंब के अनिवार्य तत्व क्या है? विवरणात्मकता, सपाट बयानबाजी, कल्पना या इंद्रियता। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर बताइएगा। ये कोड है और बी और डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि कल्पना और इंद्रियता, ये जो है ये बिंब के अनिवार्य तत्व है और ये दोनों नहीं है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी है, ज्योतिष संबंधी है, साहित्यिक है या धार्मिक है? किस प्रकार का ग्रंथ है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। ये असर्शन और रीजन वाली पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। असर्शन है कि काव्य का सर्वस्व अलंकार है, और रीजन है क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए गलत, और मतलब कि दोनों ही गलत है। यानी कहीं पर भी अगर ये शब्द आता है केवल या सर्वस्व, तो वो डाउटफुल हो जाता है। किसी भी पंक्ति में अगर ये आता है सर्वस्व और केवल, तो ये डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि काव्य का सर्वस्व अलंकार है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अलंकार के बिना कविता लिखी नहीं जा सकती, जबकि ये गलत बात है। और क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, तो ये भी बात सही नहीं होती है। केवल अलंकारों से ही कविता नहीं निखरती है, बिना अलंकार के भी कविता लिखी गई है और लोगों को पसंद भी आई है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। ये 4 पंक्तियां हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है। ये है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने पर और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। इसमें से कौन कौन सी बातें जो है वो तुलसीदास ने उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में लिखा है? तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे और ये दोनों हैं ए और सी, यानी कि आचारहीन, वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ये उन्होंने कलयुग के प्रसंग में लिखा है। और दूसरा लिखा है कि पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पीटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे। और संभवतः ये दोनों बात अगर आप देखेंगे तो अभी कलयुग चल रहा है और ये दोनों बातें सही भी है काफी हद तक। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी हैं, कवि हैं। वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। चौथा, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि है। ये बात जो है वो सही बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे भी देखने में सही नहीं लगता है धर्मवीर भारती के बारे में, क्योंकि उनकी जो भी रचनाएं हैं वो सभी व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष में ही है, तो इसके विरोधी तो वो कभी हो ही नहीं सकते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल के अनुसार 4 निबंध संग्रह है। शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल और श्रृंखला की कलियां। इसमें से इसका सही अनुक्रम बताना आपको प्रकाशन काल के अनुसार। और सही उत्तर है सबसे पहले श्रृंखला की कलियां, फिर अशोक के फूल, फिर अर्धनारीश्वर और ये चौथा शिरीष की याद आई सबसे लास्ट में। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य कौन कौन सी है? देखिए इसमें आपको बताना है डायरी साहित्य कौन कौन सी है। प्रवास की डायरी एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, रिंजल धंजल। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ए और सी।
यानी प्रवास की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, यही दोनों जो है वो डायरी साहित्य है, बाकी ये दोनों नहीं है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति, इन चारों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना आपको, जन्म काल की दृष्टि से नहीं, रचना काल की दृष्टि से। तो सही उत्तर ये होगा, सबसे पहले केशवदास, फिर बिहारी, फिर भूषण और उसके बाद सेनापति। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ बताना है कौन सा वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या उद्देश्यवर्धक वाक्य। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों का प्रयोग है, एक का और की, और ये भी की, इन तीनों का प्रयोग हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है। दो बातों को इस मेले का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? व्यापार की वृद्धि हो, तो ये दो बातों को मिलाया गया है, ये मिश्र वाक्य है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके? ये बात किस कवि ने कहा है? चार ऑप्शन है, राजशेखर, भामह, दंडी, आनंदवर्धन। किसने कहा है ये कहा है भामह ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर के साथी। ये नहीं शब्द ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जरूर से प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विदेशी परिवेश पढ़ा और ये देख लिया, ऐसा नहीं करना आपको। ये देखिए कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ए और बी, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। ये दोनों विदेशी परिशिष्ट पर लिखे हुए उपन्यास नहीं है। और यहाँ से आपको एक और प्रश्न तैयार होता है कि वे दिन और सफर के साथी, ये दोनों जो है वो विदेशी परिवेश पर लिखे हुए उपन्यास हैं। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया? किसने उर्वशी पर समीक्षा लिखा था जिससे कि विवाद उत्पन्न हो गया? ये नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल या भगवत शरण उपाध्याय। तो किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हुआ था? भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से। कीने हूँ कोरिन जतन अब कही काहे कोनू, भी मन मोहन रूप मिली पानी में की लौनू। इस दोहे के संदर्भ में क्या सही है? कौन सी बात, ये इस दोहे का अर्थ निकालते हुए कौन सा बात इसमें से जो है, ये चार बातें हैं, इनमें से कौन सी बात सही है? इसमें है कि पहला है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन में मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। और कोरी का अर्थ है कचोटना। इन चारों में क्या क्या सही है? सही उत्तर होगा ए और बी, यानी कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम वर्जित है और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का प्रथम प्रयोग किसने किया था? चार ऑप्शन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? पहला अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शुद्ध लक्षणा। तो जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो तो वहां पे अभिधा होता है, ये अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आलोचना ग्रंथ है और वहां लेखक है, तो उसके साथ आपको सुमेलित करना है।
सही उत्तर है कामायनी एक पुनर्विचार। ये किसने लिखा है? कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध ने लिखा है। दूसरा है अधूरे साक्षात्कार, और इसको लिखने वाले हैं नेमिचंद्र जैन। तीसरा है इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना के लेखक हैं नामवर सिंह। चौथा है प्रेमचंद और उनका युग, और इसके लेखक हैं रामविलास वर्मा। और देखिए इस तरह के प्रश्नों से आपके कितने नए प्रश्न यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। ये सबसे पहले तो ये चारों के आपको लेखक का नाम पता चल रहा है। दूसरा है कि ये आपको ये पता चल रहा है कि ये चारों जो है ये आलोचना ग्रंथ हैं, ये एक प्रकार के आलोचना ग्रंथ हैं। हो सकता है कि कभी सिर्फ ये लिख करके दे दे कामायनी एक पुनर्विचार, ये किस प्रकार का ग्रंथ है, किस विधा का ग्रंथ है, तो आपको यहाँ पे बताने को मिल जाएगा कि ये आलोचना ग्रंथ है। तो आप पीवाईक्यू पढ़ने का जो सही तरीका है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा है कि मैं आपको पीवाईक्यू पढ़ने का सही तरीका बताऊंगी, तो आप इस तरह से पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपका जरूर से आप अपने पीवाईक्यू में से ही 50% प्रश्न आप अपने एग्जाम के टाइम में तैयार कर लेंगे। तो आप पीवाईक्यू को इसी तरह से पढ़िए कि हर प्रश्न से आप अपनी मर्जी से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न या जितने प्रश्न आप निकाल सकते हैं जरूर निकालिए। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश, पहला है कि कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहता है कवि? तो ये सबसे मेन बात यही है कि कवि उसमें जो है वो दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पंडित सल सत्य बखानई, देहई बुद्ध वसंत न जानई। तो ये है सरहप्पा, ये सरहप्पा की पंक्ति सबसे पहला। और एक चीज मैं बता दूं कि सरहप्पा की पंक्तियों में ये जो बड़ी न है इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, तो आप इससे अगर आपको नहीं ध्यान रहता तो आप इस चीज से भी आप जो है एक अपना कोड वर्ड बना करके इस तरह से आप पंक्तियों को पहचान सकते हैं। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, ये किसकी पंक्ति है? जगनी की पंक्ति है ये जगनी की पंक्ति है। बड़ कौशल तू राधे किल कन्हाई लोचन आधे, और ये किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है ये विद्यापति की है। और ये जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मो हमारा, तो ये किसकी पंक्ति है? ये रैदास की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ये याद रखिएगा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो पश्चिमी हिंदी की मगही नहीं है क्योंकि ये बिहारी हिंदी है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? सूर्यास्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीरों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी और डी, यानी कि आसमानों में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीरों में विश्राम कर रही थी, ये दोनों सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन सा है? इसमें से कौन कौन सा काव्य जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? यहाँ ध्यान रखिएगा, काव्य, कौन सा काव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ये बी और डी इसका सही उत्तर होगा।
उर्वशी, चंपू और झरना। और ये तितली और इरावती जो है वो उपन्यास है। चारों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है काव्य। तो इस तरह के प्रश्न में जो है वो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ने होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आप ये देखें कि जयशंकर प्रसाद की चारों रचनाएं हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा नहीं करना। ये जो दोनों है ये उपन्यास है, उपन्यास है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इरावती है ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ अधूरा उपन्यास है, यानी उन्होंने वो इसको पूरा नहीं कर पाए, इस उपन्यास को, ये अधूरा उपन्यास माना जाता है इसको, ये अधूरा है, ये भी उपन्यास है। तो ये सब बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद ही देखिए कि आपको एक प्रश्न से कितने प्रश्न की तैयारी हो जा रही है, कितने नए प्रश्नों की तैयारी हो जा रही है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। अंधेर नगरी नाटक में जो दृश्य है उसमें से अंतिम दृश्य कौन सा है? अरण्य, जंगल, बाजार, शमशान। तो अंतिम दृश्य है शमशान। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? 4 ऑप्शन है, चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, बूढ़ी काकी। और इसका सही उत्तर होगा वापसी। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे? 4 ऑप्शन है, कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जॉस या विलियम कैरी। किसने कहा था? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस, राग दरबारी, महाभोज और झूठा सच। इसमें पात्र और ये सभी पात्र हैं, तो आपको बताना है। तमस के पात्र हैं ये रिचर्ड, ये बहुत ही फेमस पात्र है। लीजा और रिचर्ड की पत्नी होती है लीजा, और वो भी फेमस है, तो दोनों को याद रखिएगा। रिचर्ड और लीजा दोनों पति पत्नी हैं, और ये तमस उपन्यास के पात्र हैं। ये जिला कलेक्टर होता है तमस उपन्यास में। राग दरबारी, राग दरबारी के पात्र कौन है? रंगनाथ। ये जो है वो राग दरबारी का पात्र है। महाभोज के पात्र कौन है? सुकुल बाबू। और सुकुल बाबू कौन होते हैं? झूठा सच का पात्र कौन है? तारा। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। देखिए इसमें भी मैंने बताया आपको, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? तो यहाँ भी आपको देखिए, अगर आप खोजेंगे तो कई प्रश्न निकल के आएगा। इसका सही उत्तर हो जाता है मल्लिका का अंबिका के प्रति। ये मल्लिका का अंबिका के प्रति ये संवाद है, यानी कि मल्लिका कहती है अंबिका से कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये शब्द, ये कथन, और यहाँ से एक और प्रश्न ये निकलता है कि ये कथन किसका है? तो मल्लिका का है। और एक और इससे पूछा जा सकता है, ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ का है, किस नाटक का कथन है? तो ये है आषाढ़ के एक दिन। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किस अर्थ में की है? धर्म परक, राजनीति परक, कला परक या अर्थ परक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। इसमें से सही उत्तर होगा ए और सी, धर्म परक और कला परक। राजनीति परक और अर्थ परक बिल्कुल नहीं होगा। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है? कौन सी ये 4 टिप्पणियां हैं जो कि अंधेरे में कविता से संबंधित है, और इसमें
रामविलास शर्मा की टिप्पणी को बताना है आपको। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। मुक्ति बोध के काव्य संसार की परभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है। मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। और इसमें सही उत्तर होगा ए और डी, यानी कि पहला और आखिरी। ये दोनों पंक्ति जो है वो रामविलास शर्मा की है। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए कि कौन सा संवाद किस पात्र का है, ये आपको बताना है। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये किसका कथन है? और यहाँ भी आपको देखिए कि अंधा युग नाटक के 4 महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको मिल रही है, जो कि हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपको ये चारों में से कोई एक पंक्ति देकर पूछ लिया जाए कि ये किस पुस्तक की ये पंक्ति है, किस नाटक की पंक्ति है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ भी देखिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो ये किसका कथन है? ये कथन है आपका अश्वत्थामा का। ये अश्वत्थामा का कथन है। और ये आज इस पराजय की वेला में सिद्ध और झूठ की सारी अनिवार्यता भविष्य की। ये किसका कथन है? ये है आपका, ये जो वृद्ध याचक होता है उसका ये कथन होता है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये कथन किसका है? ये है युयुत्सु का कथन। गुंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। और ये कथन है धृतराष्ट्र का। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना आपको। विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार। और इसका सही उत्तर है ये सबसे पहले कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया, फिर आंगन के पार द्वार, और ये चांद का मुंह टेढ़ा है। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? 4 ऑप्शन है। वर्धमान साहित्य, वागर्थ, हंस, दस्तावेज। हंस इसका सही उत्तर है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का कथन है। इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? सादृश्य मूलक अलंकार कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। और इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? सादृश्य मूलक होता है। ये असर्शन दिया गया है कि आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। और ये रीजन है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। और इसलिए सही उत्तर इसका ये होगा कि दोनों सही है, दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते, असर्शन और रीजन के प्रश्न में क्या होता है कि बस उसे कठिनाई से लिखा गया रहता है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका वो प्रश्न जरूर हो जाएगा। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हानुस, माधवी, रंग दे बसंती और आलमगीर। ये चारों नाटक ये भीष्म साहनी के। यहाँ भी देखिए आपको एक नया प्रश्न तैयार हो रहा है कि भीष्म साहनी के 4 नाटक आपको याद हो रहे हैं और इनका क्रम भी आप देख लीजिए। ये क्रम भी इनका ऐसे ही है। हानुस सबसे पहले, माधवी, उसके बाद रंग दे बसंती चोला, फिर आलमगीर। ये भीष्म साहनी के नाटक हैं। तो हमारे प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और साथ ही PDF या अन्य किसी भी बात के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक इसमें डाला है सब्सक्रिप्शन में, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल, अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज कर सकते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जा कर के ज़रूर देखिएगा। और वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।